हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो अब आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस का जो साइंस पोर्शन है, साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट हमारा है कि जैसा तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप इसको तो राइट डाउन करेंगे ही, साथ ही साथ आप हमारी बातों को सुनेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं बोलूँगा जो मैं इस नोट्स में लिखा नहीं हूँ, और उसको मैं ओरली ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान से उन सारी बातों को सुनिए, लिसन, और सुनने के बाद आप उसे अपनी नोटबुक में भी उसे लिख लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम लोगों को ये बातें समझना होगा कि न्यूट्रिशन मीन्स होता क्या, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो इसकी मीनिंग को हम लोग समझेंगे। फिर न्यूट्रिशन क्यों नीड है हमें, न्यूट्रिशन क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों भोजन हमें करना चाहिए ताकि हमें क्या मिले, इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो आपकी न्यूट्रिशन है ये कितने टाइप्स की है। उसके बाद इसके मेथड को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं इसकी मीनिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन शब्द की जो हिंदी मीनिंग आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो सकती है, पोषण। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो वेट, तो आइए देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है, पोषक, बाय फूड स्टफ, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, मीन्स खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों के ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आपको ये बातें तो समझ में आ गई कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीड, कि न्यूट्रिशन की नीड क्यों पड़ी हमें, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, और ये भी बातें समझ लेते हैं कि क्यों हमें भोजन करना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो व्हाट इज़ नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहली जो हमारी नीड है न्यूट्रिशन के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी, किस लिए, हमें एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो भोजन से मिलेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हमारी बॉडी, जैसे ही हम भोजन खाएंगे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा वो हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, और जब एनर्जी देगा तो हमारी बॉडी जो होगी वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की नीड पड़ी। तीसरी जो रिक्वायरमेंट इसकी है, डेली रूटीन एक्टिविटी, फॉर डेली रूटीन एक्टिविटी, जो हम डेली के हमारा जो एक्टिविटी होता है, इन सारे कार्यों को क्या करने के लिए, संपादित करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी नीड होगी, न्यूट्रिशन की। और ये न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे कहाँ से, भोजन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आपको मैंने अभी ये बताया कि जो ये न्यूट्रिशन है ये कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो जैसे ही भोजन से जब ये आपके न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो अब आपको ये समझना है कि ये न्यूट्रिशन जो है, हम भोजन खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब हमें हमारे पास एनर्जी जो मिलता है वो किन किन मिनरल से मिलता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एनर्जी गिवन न्यूट्रिशन है, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक, इस चीज़ को आप समझिएगा। न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होगा, पोषक, आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, तो आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स है, एक है फैट और दूसरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फैट को आप बोलते हो वसा। अब ये जो फैट है ये भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट ये भी एनर्जी गिविंग है। अब बात समझ में ये हमें आनी चाहिए कि जो फैट है ये भी एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो फैट है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में
ज़्यादा एनर्जी देता है। इट ऑब्टेन मोर एनर्जी, फैट जो होता है ज़्यादा एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो भी ये फैट है, घी, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें खाते हैं, फैट हमारे शरीर में क्या होगा, कलेक्ट हो जाता है। तो फैट की जो हमारे शरीर में होती है, ये हमें एनर्जी क्या होता है 40 to 50 डेज तक ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 10 to 15 डेज, ठीक है। बाकी और समझ लेते हैं। टू ऑब्टेन इंस्टेंट एनर्जी, अब जो कार्बोहाइड्रेट ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही आपने खाना खाया आपको तुरंत ही क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो इसको समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। तो आते हैं पहले फैट के एग्जांपल, जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर, पनीर, वेज ऑयल, ये सारे किसके एग्जांपल है, फैट्स के। इसमें एक बात आपको समझनी है कि जो ये आपका घी है, घी जो है ये आपको मैक्सिमम, घी में ही क्या होता है, मैक्सिमम फैट पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट की ग्रुप में हनी को आप मैक्सिमम, हनी से क्या होता है, मैक्सिमम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच फूड गिव्स यू मैक्सिमम फैट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, घी। एंड विच फूड गिव्स यू मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं, समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो आपको याद रखना हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। पहला जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है क्या, तो इसमें आपको क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोज मान सकते हैं कि ये क्या होता है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट आप कैसे समझेंगे कि दिस फूड इज है बैलेंस डाइट, तो उसको आपको समझने के लिए आपको ये बातें याद रखना कि ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन प्रॉपर क्वांटिटी। जो भी हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो प्रॉपर वे में हमें क्या होनी चाहिए, यदि मिल रही है हमारे उस भोजन में, अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं तो उसको बोला जाएगा बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट जब होगा उसी से क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, ये भी बातें आप समझ लेंगे। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, सुपोषण। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला जो है वो हमारा है अल्प पोषण, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प पोषण। और इसको देख लेते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या, व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन वेयर लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो, कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, कमी हो। लैक मीन्स कमी हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, अल्प पोषण। लास्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है माल न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं कुपोषण, जिसमें लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स क्या हो, अवेलेबल ना हो, उसको आप बोलोगे माल न्यूट्रिशन, जिसको कुपोषण बोलते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, लैकिंग होगी। और जो पहला हमारा न्यूट्रिशन का टाइप्स है वो हमारा क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होगा कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एक प्रॉपर वे में अवेलेबल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इस बात को समझने के लिए कि एक तो आपने समझ लिया कि अंडर न्यूट्रिशन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या है, लैकिंग है। माल न्यूट्रिएंट्स में पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स की लैकिंग मीन्स पोषक तत्वों की कमी है। बाकी जो हम पहला पढ़े प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड डाइट होता है। तो आप बैलेंस्ड डाइट किसको मानोगे, कैसे आप बात समझ पाते हो कि ये जो भोजन हम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, बैलेंस्ड डाइट है। तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, उचित पोषक तत्व, कैसे आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसको मैं कैटेगरी वाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये आपका टाइप्स ऑफ वर्क है, और मेल के लिए कितना वो एनर्जी चाहिए और फीमेल के लिए कितनी चाहिए बैलेंस डाइट होने के लिए। तो आप सपोज डाइट मान लीजिए, पहला मैं कंडीशन दे रहा हूँ लाइट वर्क। लाइट वर्क मीन्स जो हल्के कार्य करने हो नॉर्मली। तो हल्के कार्य, लाइट वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन को कितने किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी लाइट वर्क को करने के लिए। अगर इतनी एनर्जी उसके बॉडी में नहीं होगा तो फिर इस कार्य को वो करने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी फील करेगा।
और वही फीमेल को इस कार्य को करने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए, 2100 किलो कैलोरी। अब सपोज़ सेकंड लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्क है 8 आवर वर्क, 8 आवर को कंप्लीट करने के लिए आपके बॉडी में जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी चाहिए, 3000, और वही फीमेल को 25,000, 2500, सॉरी। हैवी वर्क, हैवी वर्क को कंप्लीट करने के लिए मेल पर्सन को चाहिए 3500 किलो कैलोरी, और वही फीमेल पर्सन को क्या चाहिए, 300 किलो कैलोरी। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर इम्प्रूव करते हैं। अब आइए देखते हैं, हम लोगों ने न्यूट्रिशन की मीनिंग को समझा, उसकी नीड को समझा, मीन्स क्यों हमें भोजन करना चाहिए, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसको समझ लिया। अब हम मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो हमारा क्या है, मेथड, कि न्यूट्रिशन के कितने मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, अब ये हमारे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, दो तरह के हैं, एक है ऑटोट्रॉफ और दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉप्स। अब इसमें जो ऑटोट्रॉफ है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक, एंड हेटरोट्रॉप्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा पहला क्या है, ऑटोट्रॉप्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, स्वपोषी, और सेकंड हमारा है हेटरोट्रॉप्स, जिसको आप क्या बोलते हो, परपोषी। तो अब यहाँ से आपको पूछा जाता है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स। तो इस नाम में ही ये मीनिंग छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो, और ऑटो का मीनिंग क्या होता है, रूट वर्ड इसकी मीनिंग क्या होती है, तो सेल्फ, सेल्फ की मीनिंग समझ रहे हो कि स्वयं से। तो इसको आप समझने के लिए क्या करोगे, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, तो इसको आप बोल सकते हो कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs। ओके, तो इसको समझने के लिए आप ये बातें समझ गए कि ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो अपना भोजन क्या करे, खुद से बनाए। अब जब वो अपना भोजन खुद से बनाएगा तो उसको क्या बोला गया, ऑटोट्रॉप्स बोला गया, क्योंकि वो सेल्फ कार्य कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये होनी चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म, इस सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो, पहली बात तो ये है कि वो अपना भोजन क्या कर रहा है, खुद से बना रहा है, और दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये भी क्या होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए। तो इसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल के लिए जितने सारे हमारे प्लांट किंगडम हैं, जितने सारे प्लांट किंगडम है उसको क्या बोला गया है, पादप जगह, मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हेटरोट्रॉप्स, कि व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप्स, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस बात को भी इसमें भी समझ रहे हो कि इसमें एक जो रूट वर्ड है हेट्रो, हेट्रो की जो मीनिंग होती है ये अदर्स, मतलब इसमें आप ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो अपना भोजन क्या करेगा, खुद से नहीं बनाएगा, वो किसी दूसरे के फूड पे क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, विच कैनॉट मेक फूड देमसेल्फ, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना रहा है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन नहीं बना पा रहा, वो किसी दूसरे के फूड पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो इसको डिफाइन करना हो तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, मतलब वो दूसरे के फूड पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब इनमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में एनिमल किंगडम, जितने सारे एनिमल हैं वो सारे ही क्या हैं, आपके हेट्रोट्रॉप्स होंगे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं कि अभी आपने देखा कि जितने ऑटोट्रॉप्स थे ये खुद की अपनी भोजन कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे।
बाकी जो हेटेरोट्रॉफ हैं ये अपना भोजन खुद से नहीं बना रहे हैं, मीन्स ये दूसरे के फूड पे डिपेंड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेटेरोट्रॉफ्स मॉड के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, परफॉर्म नहीं होता है। तो अब हम लोग पहले ऑटोट्रॉफ्स पढ़ लेते हैं इन डिटेल में, फिर उसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स पढ़ेंगे। तो अब बात आती है ऑटोट्रॉफ्स में, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बातें आया कि हेटेरोट्रॉफ्स जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो यहीं से टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए कुछ इन बातों को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में आप जैसा कि लिखा हुआ आप देख ही रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ और भी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलरिंग मैटर, मतलब ये आपसे पूछा जाएगा वाई लीव्स आर ग्रीन, जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, पत्ती वो हरी क्यों होती है, तो ड्यू टू क्लोरोफिल। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ड्यू टू क्लोरोफिल। ओके, अब ये ड्यू टू क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ये प्लांट्स के लिप्स में पाया जाता है। ओके, अब ये बोला जाएगा, अगर मान लीजिए किसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, किस तत्व इन विच एलिमेंट, किस तत्व के कारण जो, किस एलिमेंट के वजह से जो पत्तियां होती है हरी दिखती है, तो उस एलिमेंट का अगर नाम बताना हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम, जिसका सिंबल क्या है, Mg। ठीक है, जो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफिल की वजह से लिप्स क्या है, हरी दिखती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, एक मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम एलिमेंट। इस मैग्नीशियम एलिमेंट की वजह से जो आपकी प्लांट्स की लीफ जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों में क्या हो रहा है, पत्तियों के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर प्लांट्स की लीव्स ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट्स अपना भोजन ना प्रिपेयर कर पाए। तो इसलिए क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट। इसको समझ लीजिए, इट इज़ आल्सो नोन एज किचन हाउस ऑफ प्लांट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, हमारी बातों को सुन के आप लिख लिया करिए, ठीक है। ओके, अब सेकंड इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि क्लोरोफिल की डिस्कवरी किसने की। तो क्लोरोफिल इज डिस्कवर्ड बाय एक सिंपर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्लोरोफिल की खोज की थी। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे बातें समझ में आ रही हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O, मिनरल चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, H2O एंड मिनरल्स, और उसके बाद सनलाइट। अगर ये इतनी सारी बातें, इतनी सारी एलिमेंट यदि क्या मिल जाए, प्लांट्स को मिल जाए, तो वो अपना भोजन क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आपको इस बात को डिफाइन करना होगा। ओके, कि आप किसे बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब इस बात को समझ गए। अब ये तो डिफिनीसन रहा। अब यदि इसको आपको इक्वेशन लिखना होगा तो इक्वेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीन्स क्लोरोफिल, ग्लूकोज, इससे क्या बना, ग्लूकोज बना, और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ओके, अब ये बातें समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, प्लांट्स को कहाँ से मिला था, तो वो एयर से मिला लेता है। वाटर प्लांट्स कहाँ से लेता है, तो अपने स्टीम के थ्रू सोयल से लेता है।
उसके बाद जैसे ये सारी बातें मिल जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। और ये ऑक्सीजन गैस जो होगा ये कहाँ चला जाएगा, एयर में चला जाएगा, गोज इनटू द एयर। ओके, अब यदि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहोगे आप, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। तो 6CO2 प्लस वाटर का फार्मूला H2O प्लस 12H2O गिव्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ग्लूकोज का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा C6H12O6, ओके, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये आपके क्या है, वर्ड इक्वेशन में आ जाएंगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, अब थोड़ी सी आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, इसको आप समझ लो। अब जैसे कि आप जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होता है वो कितनी परसेंट होता है, 78%। ऑक्सीजन जो होता है ये कितना परसेंट होता है, 21%। इसके बाद जो CO2 गैस है ये कितनी होती है, तो 0.03%। इसमें एक बात आपको समझ लीजिए कि अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो आपको नाम याद होना चाहिए, प्रिस्टले। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज डिस्कवर्ड बाई प्रिस्टले। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो हमारा CO2 गैस है, अब यदि ये इंक्रीज करे, मीन्स 0.03% से यदि ये इंक्रीज करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या होगी, इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा और इसी के वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक आप इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को नोट कर चुके होंगे। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। CO2 के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कस और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो CO2 गैस है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर, तो उसमें जो बबल्स निकलते हैं, जो बुलबुले निकलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू CO2 गैस। ओके, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा CO2 के कॉन्सेप्ट में यदि पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब जो अग्निशमक यंत्र जिससे आग क्या किया जाता है, बुझाया जाता है, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, CO2 गैस। एक चीज़ यहीं पे आप फाइनल कर लो कि आप जाते हो कि फायर करने के लिए, मीन्स फायर करने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है, तो आप जानते हो O2, ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है आग लगाने के लिए। बट आग बुझाने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है, तो आग बुझाने के लिए CO2। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। ओके, अगली बात आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है, जो रिस्पॉन्सिबल है गैस है, वो कौन सी है, CO2 गैस। अब इन बातों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में, CO2 गैस। अब रीज़न क्या है कि जैसे ही आपके CO2 गैस क्या करता है, इंक्रीज होता है, तो इसको बढ़ने से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। और अतः इसके लिए कई अनेकों देशों ने, बहुत सारे देशों ने क्या किया, कंट्री ने आपस में एक प्रोटोकॉल पे साइन किए। और वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आप ध्यान से इन सारी बातों को सुनते रहिएगा। ओके, और इसको नोट करते जाइएगा। पहला है जो हमारा कीटो प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटो प्रोटोकॉल। आप लिख सकते हैं कीटो प्रोटोकॉल। पहला जो सारे कंट्री ने मिलके क्या किया, प्रोटोकॉल पे साइन किया, वो कौन सा पहला प्रोटोकॉल है, कीटो प्रोटोकॉल। अब इसमें हुआ क्या था कि इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के कौन सेंस में क्या किया गया था, साइन किया गया था। मतलब सारे कंट्री ने मिलके इस प्रोटोकॉल पे ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को डिक्रीज करने के लिए साइन किया कि हम मिलकर ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल, MONTREL।
ये एल है, ओके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ, तो ये किसके लिए था, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, ओके, डिप्लीशन को रोकने के लिए। अब बात हो कि ये ओजोन लेयर से होगा क्या, तो इसमें से बहुत ही डेंजरस यूवी रे निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। यूवी रे को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे। अब यहाँ पे जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, जो हमारा इसमें से जो यूवी रे क्या होता निकलता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसकी डिफ्लेशन को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल पे क्या किया गया, सारे कंट्री ने मिलके सिग्नेचर किया। अब इसमें एक चीज़ और भी बात याद रखोगे कि जो हमारा ओजोन लेयर है, एक मिनट, जो ये हमारा ओजोन लेयर है, एक सेकेंड, ये ओजोन लेयर है, इसमें अगर आपसे सिर्फ ओजोन का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप याद रखोगे O3। क्या याद रखोगे, O3, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ओजोन गैस की जो स्मेल होती है, मीन्स O3 की जो स्मेल होती है, ये कैसी होती है, तो आपको याद रखना होगा सड़ी हुई मछली की तरह इसकी स्मेल आती है, ओके। जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया वो था कार्टेगिना प्रोटोकॉल एंड नागेयो प्रोटोकॉल। क्या है, कार्टेगिना, और एक यहीं पे दोनों को कंबाइन मैं कर देता हूँ। ये जो दोनों प्रोटोकॉल थे, ये दोनों प्रोटोकॉल किसके संबंध में था, तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो प्रोटोकॉल लाया गया था वो क्या था, कार्टेगिना एंड नागायो, ठीक है। इसमें जो डाइवर्सिटी का जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या समझ में आता है, तो इसका मतलब यही है कि जीव जंतुओं की विविधता के बारे में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको समझ लेना होगा कि जीव जंतुओं की विविधता, अब विलुप्त प्राणी के लिए ओके, बहुत डीप में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बच्चों, बहुत सारे मैंने आपको ओरली बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए, ओके। अब हम आते हैं वापस, तो मैं आपको बता रहा था फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आइए देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये आपका प्लांट्स है, प्लांट्स का ये क्या है, रूट हो गया, ओके, ये प्लांट का रूट, और ये इसकी क्या है, स्टीम है। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के किस पार्ट में होता है, उसके रूट में होता है, स्टेम में होता है, फ्लावर में होता है, किस में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीफ में होता है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ। अब ये बातें हैं तो कैसे होती है, इन सारी बातों को भी हम क्या करें, समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं अब क्या हुआ कि ये जो लीव्स है, ये क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसमें आपको बातें याद रखना होगा कि ये जो लिव जो होता है, इसमें बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी स्टोम जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो द प्लांट्स टेक कार्बन डाई गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। उसी स्टोमेटल पार्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिव्स होती है ये एक्सेप्ट करती है और यहाँ से ये ऑक्सीजन गैस को क्या कर देती है, डोनेट कर देती है, ओके। तो एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को ये प्लांट लिव्स से क्या कर देगा, एयर में छोड़ देगा, ओके। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये लिया पत्ती ने, लिव्स ने, वाटर के साथ मिक्स, अब इसको वाटर कहाँ से मिला, तो रूट से, ये रूट से ये वाटर ले रहा है और एक कंबाइन हो गया, वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट हो गया, क्लोरोफिल मिल गया इसको, उसकी प्रेजेंटी में ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ओके। तो आइए देख लेते हैं हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड CO2 गैस। जो पौधे होते हैं उनको वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिलता है, तो द प्लांट्स टेक CO2 गैस फ्रॉम एयर, ये कहाँ से लेते हैं, एयर से, थ्रू द टाइनी पोर्स स्टोमेटा,
स्टोमेटा के जो टाइनी पोर्स होते हैं, अब ये स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है, ये लिप्स में पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही टाइनी टाइनी पोर्स होती हैं लिप्स में, विच इज़ सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल से पूरी तरह से क्या होता है, वो कवर्ड होता है। कौन कवर्ड होता है, स्टोमेटा, ठीक है। अब बात समझते हैं यहाँ पे कि जो स्टोमेटल पोर्स होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर से क्या होता है, एंटर करता है, और उसी पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस एयर में क्या होती है, चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, कि जो हमारे प्लांट्स है ये वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट के थ्रू सोइल से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही वाटर वो यूज करते हैं अपने किस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ताकि वो अपना भोजन क्या कर सकें, बना सके। तो आइए देखते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सोइल, वाटर एंड मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, सोइल में, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ अ प्लांट, और ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट्स से, ठीक है, प्लांट से एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू इट्स लीव्स, और वो जो मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो कहाँ पे करता है, लीव्स के पास, थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम, जिसको क्या बोला जाता है, जाइलम बोला जाता है। जाइलम वेसल प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट्स स्टीम ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट्स के सारे इन पार्ट्स में क्या होता है, ये वाटर सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे बातें हमने यही समझा कि जो सोयल होता है, सोयल से वाटर रूट के द्वारा स्टीम तक पहुँचता है, ओके। तो उसमें कौन सी एक्शन जनरेट होती है, तो एक होता है कैपिलरी एक्शन, की कैपिलरी एक्शन जिसके द्वारा क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे जो आया था जाइलम, ये जाइलम करता क्या है, ठीक है। तो जाइलम एक सेल है जो क्या करता है, स्टिम में पाया जाता है, ये प्लांट्स के स्टिम में ये जाइलम पाया जाता है, जो वाटर एवं मिनरल को क्या करता है, लीव्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम का वर्क क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, तो जाइलम का सिर्फ इतना ही वर्क है कि ये करता क्या है कि ये प्लांट्स के स्टेम में तो पाया जाता है, और जो वाटर एंड मिनरल को क्या करेगा, रूट से लिव्स तक पहुंचाने का कार्य करेगा, मीन्स ये ट्रांसपोर्शन का काम करता है, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का, तो इसका भी रोल फोटोसिंथेसिस में है कि अगर जिस प्लांट्स में यदि क्लोरोफिल, जिस प्लांट्स की लिप्स में या अदर किसी पार्ट्स में यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, नहीं होगा, तो अपना क्या करेगा, फूड प्रिपेयर्ड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रोल है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जो होता है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सन से क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू लीव्स, और इस एनर्जी को वो क्या करता है, सप्लाई कर देता है, किसको, लिव्स को, टू इनेबल डेम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड, मतलब भोजन बनाने के लिए वो क्या कर देता है, इनेबल करता है, योग्य बना देता है कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, लाइट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, आप अपना क्या करो, फूड प्रिपेयर्ड करो, ओके। तो और इस चीज़ के बारे में अभी आपने पीछे देखा भी कि क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, बताइए। तो क्लोरोफिल को बोला गया था, ओके एक सेकेंड, तो क्लोरोफिल को क्या बोला गया था, किचन हाउस ऑफ प्लांट। इसमें एक चीज़ और भी समझ, क्लोरोफिल को तो आपने किचन हाउस ऑफ प्लांट बोल दिया, लेकिन इसमें लिव्स को क्या बोला जाता है, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो लिव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, लिव्स जो है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, और क्लोरोफिल को बोला जाता है किचन हाउस ऑफ प्लांट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब आइए देखते हैं द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो अभी आपने ये देखा कि जो क्लोरोफिल था वो सन की एनर्जी को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब करके वो किसको सप्लाई कर दे रहा था, लिव्स को सप्लाई कर दे रहा था। क्यों कर रहा था, ताकि वो भोजन बनाना अपना स्टार्ट करे। अब ये होगा क्या कि सन एनर्जी क्या करता है, सनलाइट का क्या रोल है, तो द सन एनर्जी
और सन एनर्जी को क्या बोला जाता है, सोलर एनर्जी भी बोला जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इज कैप्चर्ड बाई क्लोरोफिल, वो जो एनर्जी कैप्चर की जाती है वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, लिब्ज को। एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, अब जैसे ही ये क्लोरोफिल सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी एनर्जी मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि वो किस एनर्जी मिलेगा, लाइट एनर्जी में, आपको याद होनी चाहिए। वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इस लाइट एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, इस केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। ओके, आगे देखते हैं। एंड दिस केमिकल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड, और यही जो केमिकल एनर्जी होगा प्लांट्स के फूड के लिए क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब हम कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, तो अब ये बात हम जानते हैं कि जो सन होती है, सन से जो सोलर एनर्जी रिलीज होता है, सन एनर्जी जो रिलीज, तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स नाभिकीय संलयन। ओके, अब उसमें होता क्या कि एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ये हमारा जो डे टाइम होता है, एक दिन जो होता है वो 24 आवर का होता है, और डे भी होता है, इसमें नाइट भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या नाइट में हो सकता है या नहीं। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। तो जो डे में हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। जो डे टाइम में जो दिन के समय होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। और जो नाइट में होगा, नाइट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे। ओके, अब बात ये आती है कि जो दिन में पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाएंगे, और रात में उसी ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसी ग्लूकोज को वो स्टार्च के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये बात समझ लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इस पॉइंट्स को भी अभी नोट करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, अब कुछ बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं। वे अब आइए देख लेते हैं लीव्स ऑफ वेरियस कलर। जो प्लांट्स की लीव जो होती हैं वो डिफरेंट कलर की भी होती हैं। तो कलर से ये बात डिसाइड नहीं होता कि डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होगा। अगर उसकी पत्तियाँ क्या होंगी, ग्रीन होंगी, तभी क्लोरोफिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी कलर भी डिफरेंट है बट वो उनमें यदि क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उस प्लांट्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि द लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल देन, मतलब ग्रीन जो कलर की प्लांट्स होते हैं उसके अलावा और भी कुछ लीव्स होती हैं जिनकी डिफरेंट कलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें तो रेड, ब्लू, वायलेट, ये भी कलर होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल इनमें पाया जाएगा तो ये बातें ऑब्वियस सी बातें हैं कि इनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो आइए देखते हैं कि किस कलर में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है मैक्सिमम होता है और किन में मिनिमम होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन रेड एंड ब्लू कलर ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो रेड एंड ब्लू कलर की लीव्स जो होंगी उनमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और जो ग्रीन एंड वायलेट कलर की जो
लिप जो होंगी उनमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, प्लांट्स के लीव्स में होता है। क्यों होता है, तो रीज़न ये है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ये प्लांट्स के लीव्स में ही पाया जाता है। डेट्स वाई लीव्स में ही, लीव्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनके जो अदर पार्ट्स होता है उनके प्लांट्स के, उनमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल उस पार्ट में पाया जा रहा है तो उस प्लांट्स के उसी पार्ट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आइए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो द ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेज कैन डू फोटोसिंथेसिस। The green stems and green branches can do photosynthesis because the green stem and green branches can do एक सेकेंड, ओके सॉरी, हाँ देखिए, द ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेज कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एक आप प्लांट देखे होंगे, कैक्टस प्लांट देखे होंगे, ओके। तो आप यहाँ पे देखें कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेज। तो अब ये ग्रीन स्टीम एंड ग्रीन ब्रांचेज एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, कैक्टस। उसका नाम क्या है, कैक्टस। आप इसको देखते हैं कि इसकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और इसकी जो ब्रांच है वो भी क्या होती है, ग्रीन होती है। तो ग्रीन होने की वजह से क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा, इसकी डायग्राम आपको हम दिखा देते हैं, ओके। ये है आपका कैक्टस प्लांट जिसकी स्टेम एंड जो ब्रांच है दोनों ही क्या होता है, ग्रीन होता है, जिस वजह से इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा इस वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। तो मैं आज का क्लास में यहीं अपने लेक्चर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो भी आपको मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइए, ओके। और जो भी मैं ओरली पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स को भी आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइएगा, ओके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं एंड कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू।